प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करेंगे। इस संदर्भ में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण की आवश्यकता क्यों होती है। वस्तुतः किसी साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा के निरूपण तथा उस संपूर्ण साहित्य परंपरा को संवेद रूप में समझने के लिए उस साहित्य के वैचारिक विकास के महत्वपूर्ण चरणों अथवा कालखंडों की पहचान और उन विशेष कालखंडों के नामकरण की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से किसी काल विशेष में विद्यमान प्रमुख साहित्यिक चेतना या प्रवृत्ति का प्रतिफलन ही उस कालखंड के नामकरण का आधार होता है। परंतु नामकरण के इस आधार की दृष्टि से हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में प्रवृत्तियों की ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक विशेष प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण नहीं किया जा सकता। अपने इसी अस्पष्ट स्वरूप के कारण यह काल हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के बीच भी पर्याप्त वाद विवाद का केंद्र रहा है। इसी अस्पष्टता को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल ने भी इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का युग कहा था। फिर भी इसके बावजूद हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख इतिहासकारों ने इस कालखंड के नामकरण का प्रयास किया है। इनमें ग्रियर्सन चारण काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि व चारण काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर रसाल आदिकाल और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल नामकरण प्रस्तावित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का एक अत्यंत व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया था और अपने इतिहास में उन्होंने युगीन संदर्भ में व्याख्यायित किया था। उनकी साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि थी कि आदि से अंत तक जनता की संचित परिवर्धित चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अपनी इस साहित्य ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के अनुरूप आचार्य शुक्ल
जब इस काल का नामकरण करने की ओर प्रवृत्त होते हैं तो सबसे पहले वे इस काल के साहित्य को अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य में विभाजित करते हैं और फिर देशभाषा काव्य को वीर गाथा की संज्ञा देते हैं और इस काल की जो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण 12 कृतियां 12 ग्रंथ मिलते हैं उनको आधार बनाकर और उन कृतियों में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति को प्रधान मानते हुए उस काल को वीर गाथा काल नाम देते हैं। शुक्ल जी ये भी मानते थे कि अपभ्रंश काव्य सांप्रदायिक शिक्षा मात्र होने के कारण शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आता, इसलिए वे उसे साहित्य क्षेत्र से बहिष्कृत करते हैं। अब यदि शुक्ल जी की इस मान्यता की समीक्षा की जाए तो हम कह सकते हैं कि अपने युग की सीमाओं में आचार्य शुक्ल का विवेचन उनके गंभीर चिंतन का प्रमाण है, किंतु शुक्ल जी के बाद जो शोध कार्य हुए, जो अनुसंधान सामने आए, उनके आलोक में शुक्ल जी का जो यह वीरगाथा का नामकरण है यह सर्वसम्मत नहीं हो सका। इन परवर्ती निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो गया कि हिंदी साहित्य के इस आरंभिक काल में न तो वीरगाथाओं की प्रचुरता है और न उन ग्रंथों की विशेष प्रसिद्धि। जिन वीरगाथा कृतियों के आधार पर शुक्ल जी ने यह नामकरण किया उनमें से कुछ रासो काव्यों की तो प्रामाणिकता ही संदिग्ध है, कुछ नोटिस मात्र हैं जिनकी केवल सूचना भर है, कुछ परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध हो गईं, कुछ रचनाओं की अप्रामाणिकता का तथ्य तो स्वयं आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया था। और दूसरी बात यह कि जिस अपभ्रंश काव्य को शुक्ल जी ने छोड़ दिया था उनमें बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो उच्च कोटि के सौंदर्य से युक्त हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसी रचनाओं को छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं, वे इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। और वे ये भी मानते हैं कि वीरगाथाओं से इतर ये जो काव्य है यह भी जनता की ही चित्तवृत्ति का प्रतीक है जिसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। इन तथ्यों के आधार पर आचार्य द्विवेदी इस काल के लिए आदिकाल नाम ही उपयुक्त समझते हैं। अब हम अन्य इतिहासकारों के जो नामकरण का जो दिया हुआ नाम है उनकी भी समीक्षा करेंगे। इनमें सबसे पहले आते हैं राहुल सांकृत्यायन, उसके भी पहले ग्रियर्सन का जो दिया हुआ नाम है चारण काल, वो भी रासो काव्य परंपरा का ही पर्याय है, इसलिए उसकी अलग से समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। यह नाम केवल 2 वर्गों की ओर संकेत करता है। इनमें भी सिद्ध जो थे वे स्वयं रचनाकार थे और सामंत रासो काव्य की रचनाओं के प्रेरक। तो यह संयोग भी असंगत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस काल को 2 खंडों में विभाजित करते हैं और उन्हें अलग अलग नाम देते हैं, संधि काल एवं चारण काल। तात्पर्य यह है कि पहला जो नाम है वह भाषिक संधि अर्थात हिंदी और अपभ्रंश की संधि की ओर संकेत करता है और दूसरा जो नाम है चारण काल
वह ग्रियर्सन की तरह एक प्रवृत्ति विशेष का बोध कराता है। अतः ये नाम भी बहुत तर्कसंगत नहीं है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा जो दिया गया वीरकाल नाम है, वह शुक्ल जी के नामकरण का संक्षिप्त रूपांतरण मात्र है। अतः इन सारे प्रस्तावित नामकरणों की समीक्षा के बाद हम यह देखते हैं कि अनिर्दिष्ट प्रवृत्तियों वाले इस युग में कोई एक विशेष प्रवृत्ति इस काल की समग्र चेतना का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा सामान्य नाम जो केवल साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र का द्योतन करता है, यह नाम अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। कारण यह है कि यह वह काल है जब न केवल हिंदी भाषा स्वयं आकार ग्रहण कर रही थी, अपितु परवर्ती प्रवृत्तियां भी और अन्य काव्योपयोगी रास्ते भी फूट रहे थे। इस नामकरण से प्राय सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और वे सभी प्रवृत्तियां स्वयं अपनी बुनियादी स्थिति के अनुरूप स्वतः समाविष्ट हो जाती हैं, जिन्होंने आगे चलकर आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की कई अन्य प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अतः हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के लिए आदिकाल ही सर्वाधिक उपयुक्त और विवेक संगत नामकरण है, और यह नाम हिंदी साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा को भी समवेत रूप में समझने में सहायक है। धन्यवाद।